चलिए तो शो का आगाज़ करते हैं और आज के शो की शुरुआत ही होने वाली है आपके सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पर भी आते हैं और यूट्यूब पर भी आते हैं और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए नितेश बुद्धदेव, फाउंडर निमित्त कंसल्टेंसी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और देखिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने का मतलब ये होता है कि सवाल एक का और जवाब कईयों को मिल जाते हैं, और इसी पर हमारा भी फोकस रहता है। अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर बात होती है जब भी हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, और ऐसे में जुड़ना भी शुरू हो चुका है दर्शकों का। एक एक करके उनसे बात करते हैं। स्मिथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गुजरात से। स्मिथ, नमस्कार, कैसे हैं आप? राखी बांध ली आपने? रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया? हाँ, मना लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। स्मिथ, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। 2000 की आप एसआईपी कर रहे हैं एचडीएफसी के निफ्टी स्मॉल कैप में। आईसीआईसीआई प्रू के नैस्डैक 100 में आपकी 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है और आपको 2000 रुपये की एसआईपी की शुरुआत और करनी है। और आपने जो अपने लक्ष्य रखा है वो 25 साल का रखा है, और इसी में ही आपको एक नया फंड भी सिलेक्ट करना है। और बहुत अच्छी बात जो मुझे आपके पूरे पोर्टफोलियो में लगी है कि आपकी उम्र केवल 24 साल की है। और आपकी एज ग्रुप के जितने भी सवाल हमें आते हैं ना स्मिथ, वो इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए नहीं आते हैं। तो पहले तो मुबारकबाद, आपने इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझा और आपने एक सही रणनीति और एक सही जरिया अपनाया है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी समझना है कि खैर म्यूचुअल फंड्स में तो लोगों को समझ में आता है कि 5 या उससे ज़्यादा साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए। क्या इसके अलावा भी आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या स्मिथ? भले ही आप स्टॉक्स में कर रहे हो या कोई दूसरे एसेट क्लास में स्मिथ? हाँ, कर रहा हूँ। तो मतलब है। स्टॉक्स में भी आप पैसे लगाते हैं? चलिए, तो उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ। इन्वेस्टमेंट ही करते हैं स्टॉक्स में भी। चलिए, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप बाजार को पढ़ते लिखते हैं, ऐसा सही है? हाँ, हाँ। अच्छा, और मुझे ये बात बताइए, क्रिप्टो में भी लगा रखे हैं पैसे आपने? नहीं, क्रिप्टो, में नहीं एफएनओ? लगा रहा हूँ। नहीं, एफएनओ में भी नहीं, सिर्फ डिलीवरी के। अच्छा, चलिए स्मिथ, बहुत अच्छा लगा। आपकी उम्र एक तो 24 साल की है और आपका सवाल बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि इतनी कम उम्र में मुझे तो याद है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं ही की थी। बहरहाल, नितेश बताइए, इनका सिलेक्शन, सबसे पहले इन्होंने एक स्मॉल कैप इंडेक्स को पोर्टफोलियो में पैसिव इन्वेस्टमेंट के ज़रिए स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट किया है। जो हाल ही में हमने रनअप देखा है उसके चलते स्वाभाविक है निवेशकों का स्मॉल कैप मिड कैप की ओर रुझान, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए पैसिव के साथ साथ एक्टिव के साथ साथ बहुत सारे पैसिव फंड्स भी यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। पर फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप में क्योंकि यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है, तो क्या पैसिव स्ट्रैटेजी वाया इंडेक्स या ईटीएफ जाना क्या सही है, या अभी भी आपके पास स्कोप है अगर आप सही तरीके का कोई एक्टिव फंड ले लें? तो इन्होंने यहाँ पर एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 लिया हुआ है। क्या अगर कोई एक्टिव स्ट्रैटेजी ये अपनाते तो इनके पास एक्सपोजर के लिहाज से और अल्फा कमाने के लिहाज से क्या ज़्यादा मौका होता? थैंक यू कविता, आज शो में इनवाइट करने के लिए। स्मिथ, जैसे कविता जी बता रहे हैं, आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब हम कंपाउंडिंग फॉर्मूला की बात करते हैं ना, तो उसमें टाइम बहुत ही एक एसेंशियल फैक्टर है, और आपके पास वो बिल्कुल बहुत तरीके से उपलब्ध है। बिकॉज आप 24 साल के हो, और आपने बताया भी है कि आप एक 24 साल के हो, उसके साथ आप भले ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, पर उसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है जब आप म्यूचुअल फंड में आते हो। और आपने बोला है कि 25 साल तक आप ये जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट पार्ट स्मिथ। अभी बात आती है एक्टिव एंड पैसिव की। जैसे कविता बता रही है, मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छा रन देखने को मिला है। तो जब भी हम क्वेरी आंसर करते हैं तो एक देखने को मिलता है कि पोर्टफोलियो काफी मिड एंड स्मॉल कैप में होता है, और या फिर जो भी सवाल आते हैं वो बहुत उसके रिलेटेड आते हैं, बिकॉज दैट इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन्स। क्योंकि लास्ट 2 3 4 साल का जब रिटर्न देखते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छा रिटर्न दिख रहा है, कोई भी फंड उठा के देखिए। पर इसमें मेरा मानना है कविता, जैसे आप बता रहे हो स्मिथ, मिड एंड स्मॉल कैप में और स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में अगर आप एक्टिव फंड में जाते हो तो उधर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि काफी सारा आपको रिटर्न दिखा है अभी मिड एंड स्मॉल कैप में। तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे खड़ा है, मेरा मानना है स्मॉल कैप। तो इसमें आप एक्टिव फंड में अगर आप जाते हो तो अल्फा क्रिएशन का अभी भी स्कोप है। जब भी आपको जाना है इंडेक्स फंड में तो आप निफ्टी 50 जैसे जो लार्ज कैप फंड है, जहां पे एक्टिव फंड में अल्फा श्रिंक
हो रहा है, वहाँ पे आप बिल्कुल पैसिव फंड की ओर जाइए, बट एटलीस्ट स्मॉल कैप फंड है और ये जो कैटेगरी है, उधर आप एक्टिव फंड देख सकते हो। जैसे निप्पॉन का स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई का स्मॉल कैप हो गया, अगर आप उसका पास्ट रिटर्न देखते हो और एक अच्छा खासा ट्रैक देखते हो, तो इसमें बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बेंचमार्क को बीट करता हुआ दिखा है जब रोलिंग रिटर्न की बात आती है। तो मैं जल्दी से आपको आपके फंड्स भी एक सजेस्ट कर देता हूँ, पर इसके साथ ये ध्यान में रखना कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म पकड़ के चलना है और आपका लक्ष्य है भी वो। आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आपका लार्ज मिड स्मॉल सब आ जाएगा। इसके साथ थोड़ी एक डिफेंसिव, जहां पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा दिख रहा है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में आप 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं एक्टिव स्मॉल कैप आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है निप्पॉन का स्मॉल कैप, जहां पे आप 1000 इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर ये 5000 का आप एसआईपी करते हो, जो आप कर रहे हो, उसका अगर आप 20% बढ़ाते जाओ स्मिथ, क्योंकि आपका बेस अभी छोटा है, 5000 से आपने चालू किया है, जो बहुत मतलब बहुत सराहनीय है। बट उसके साथ अगर ये बेस छोटा है और आप 20% से टॉप अप करते हो, मतलब ये साल 5000 करो, नेक्स्ट ईयर 6000 करो, एंड सो फोर्थ, आप तकरीबन 6 करोड़ रुपए जमा कर सकोगे 25 साल में। राइट स्मिथ, क्या आपको और सवाल पूछना है? आपके जो आपको रेकमेंड किया गया है मल्टी कैप एचडीएफसी का, पराग पारिक का फ्लेक्सी मुझे वही कैप और निप्पॉन पूछना का था। स्मॉल कैप। मुझे वही पूछिए पूछना पूछिए। था, मुझे नेस्डेक का पूछना था। एसबीआई का पूछना था स्मॉल कैप। नहीं नहीं, नेस्डेक, नेस्डेक का यूएस फंड। जो हेलो। आपके पास है ना ऑलरेडी। हाँ हाँ, उसमें आप वो कर सकते हैं नितेश। राइट, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर हाँ, मुझे उसमें लग आप रहा कर है कि सकते आपका हैं, राइट। पोर्टफोलियो साइज जो है, उसके हिसाब से आपने अगर फॉरेन फंड नहीं भी ऐड किया स्मिथ, तो चलेगा। बिकॉज आप जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो मुझे लगता है इंडिया विल आउट परफॉर्म फॉरेन मार्केट। ऑफकोर्स डाइवर्सिफिकेशन की ओर से आप नेस्डेक फंड, जो आप पैसिव फंड है उसमें उसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हो। पर मेरा मानना है अगर 5000 से ही चालू कर रहे हो, तो ये 3 स्कीम बेटर वे है। चलिए, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाना। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन भले ही एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन के भी चरण होते हैं स्मिथ। आपके ज़रिए तमाम दर्शकों को हम यही समझाना चाहेंगे, जो शायद नितेश ने भी अपने जवाब में समझाया, कि डाइवर्सिफिकेशन की भी एक रणनीति होती है जो चरणबद्ध तरीके से फेजेस में आपको लागू करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो फिलहाल आप घरेलू मार्केट कैप में अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाइए, और क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी इंटरनेशनल फंड शामिल किया हुआ है और फंड भी अच्छा है, नज़रिया अपना लंबा रखिएगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेक्टर स्पेसिफिक है, और इसीलिए उससे जुड़े उतार चढ़ाव से दूर नहीं होगा इस फंड का परफॉर्मेंस भी। तो लंबा नज़रिया रखना होगा, और बाकी फंड्स को शामिल कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट में आप बरकरार रहिए, और साथ ही निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए जब भी आपसे मुमकिन हो। अगला सवाल मैं लूँगी हमारे अगले दर्शक रतुल का, और रतुल का सवाल हमें यूट्यूब पर से आया है नितेश। 15 से 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। इनके पास स्मॉल कैप में निप्पॉन का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, एचडीएफसी का टॉप 100 है, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप भी है, और इन्हें और भी इन्वेस्ट करना है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनमें से फंड मिक्स कैसा है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे पास नहीं है, लेकिन नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है। फंड्स तो देखिए इन्होंने सारे कैटेगरी लीडर्स नितेश शामिल कर रखे हैं, उस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगेन थोड़ा सा स्मॉल कैप की ओर रुझान इनका ज़्यादा है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जोखिम इनका ज़्यादा है। इनकी एज क्या मैं नहीं जानती, लेकिन 15 से 20 साल 3 स्मॉल कैप के अफोर्ड कर सकते हो आप। मेरा मानना वही है कविता, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। इतना सारा मिड एंड स्मॉल कैप जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट आंसर में भी हमने स्मिथ को बताया, ये सेम इधर रिपीट करना चाहूंगा। सी, आप मिड एंड स्मॉल कैप ऑफ कोर्स अच्छा रिटर्न देता है, पर उसके साथ एक बात इधर जोड़ दीजिए कि जब भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में जाते हो, जब हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, जब उतार चढ़ाव देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि 3-3, 4-4 और इवन 5 साल तक आपका पोर्टफोलियो अंडर वाटर रहे। और अंडर वाटर से मेरा मतलब है कि शायद वो आपका कैपिटल भी आपको वापस ना कर पाए और वो लॉस में हो सकता है। अगर इतनी आप में क्षमता है, कि आप में इतनी पैशंस है कि आपको इतना उतार चढ़ाव जब आता है मार्केट में और आपसे घबराते नहीं हो, तो बिल्कुल आप अलोकेशन रख सकते हो। पर फिर भी अगर आप में वो पैशन से और आप 15-20 साल का अभी नजरिया लेके चल भी रहे हो, फिर भी इतना मिड एंड स्मॉल कैप ना रखें। बिकॉज
वो आपका पोर्टफोलियो इतना वोलेटाइल कर देगा, क्योंकि आपको जो टॉप अप करना है और आपको लंबे समय तक रहना है ना, वो आपको रहने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा, जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, जो हमने क्लाइंट्स के मामले में देखा हुआ है। तो इतने स्मॉल एंड मिड कैप की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ डुप्लीकेशन ऑफ आपको स्टॉक्स दिखेंगे जब आप पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे। तो अगर आप 15,000 की एसआईपी कर रहे हो और 15 साल हाँ, तक आप करना चाहते हो, तो लगभग कविता मुझे लगता है 70 लाख जितना कॉर्पस जमा कर सकते हैं। शायद ये तो इतना काफ़ी नहीं होगा। यस कविता, जी, बिल्कुल। तो नितिश एक ही सवाल, एक ही, हाँ, आप जो समझा रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक सवाल ये आ रहा है ज़हन में, क्योंकि इन्होंने 3 स्मॉल कैप डाले हैं पोर्टफोलियो में। तीनों एक्टिव स्मॉल कैप हैं। जो जोखिम के लिहाज से देखा जाए तो स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम अलग-अलग एएमसी की बात कर रहे हैं, अलग-अलग फंड मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, और क्योंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर नितिश इतना बड़ा है, तो क्या तीनों फंड मैनेजर्स की रणनीतियां अगर अलग हो तो आपका एक्सपोजर और उस पर मिलने वाला फ़ायदा अलग हो सकता है? जोखिम क्या यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो सकता है? कैटेगरी एक ही है, लेकिन यूनिवर्स इतना है, और म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स की जो सोच है वो भी तो अलग होगी। तो क्या ये अप्रोच जो अलग होती है उसका कोई फ़ायदा, उससे रिस्क मिटिगेशन और रिटर्न मिल सकता है क्या? बिल्कुल कविता, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो सिर्फ़ एक ही फंड चाहिए होगा, आप 2 फंड में जा सकते हो। जब आपको पता है कि दोनों फंड मैनेजर का काफ़ी जो एक इन्वेस्ट तरीका, एक क्राइटेरिया है, जैसे ब्लेंड हो गया, ग्रोथ हो गया, वैल्यू स्ट्रैटेजी हो गया, तो स्मॉल कैप में भी ये पॉसिबल है। बट जो उनका पोर्टफोलियो साइज़ है कविता, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है एक स्मॉल कैप फंड भी काफ़ी इनफ है। बट आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जब मैं फंड मैनेजर को मैं जब फंड का परफॉर्मेंस देखता हूँ, सिर्फ़ मुझे उधर रिटर्न नहीं देखना है, फंड मैनेजर कौन-सी तरीके से वो स्मॉल कैप चूज़ करता है, बिकॉज़ स्मॉल कैप यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। जैसे-जैसे कोई फंड हाउस है, वो स्मॉल कैप में भी काफ़ी कंज़र्वेटिव रहते हैं, बिकॉज़ आपको सिर्फ़ 65% ही स्मॉल कैप में डालना है, जब आपका कोई स्मॉल कैप फंड है, बाकी का 35% कैन बी इन द लार्ज कैप। पर कोई 80-90% भी स्मॉल कैप में रखेगा और सिर्फ 10-20% ही लार्ज कैप में रखेगा कविता। तो ये भी आपको देखना है कि ये फंड हाउस की रणनीति कैसे है जब स्मॉल कैप की बात आती है। बट फिर भी ये पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से मुझे लग रहा है उनके लिए एक स्मॉल कैप फंड काफ़ी है। राइट, चलिए बाकी आपने उनको सलाह ऑलरेडी दे दी है, तो मेरे ख्याल से रतुल को इसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अब थोड़ा सा बदलाव करना होगा। पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई वर्ल्ड डिस्कवरी आपने इनको रेकमेंड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले सवाल के लिए मेरे साथ दीनदयाल मोदक साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हाय, गुड हाय, आफ्टरनून। आप गुड इवनिंग सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? यूके से? मैं यूके से बोल रहा हूँ मैम। मैं एडिनबरा यूके में हूँ। सो आई एम प्लानिंग Okay. टू स्टार्ट एसआईपी इवन दो आई हैव स्टार्टेड वन स्मॉल कैप, बट मुझे ना लाइक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सजेशन चाहिए था कि वेदर आई गो फॉर एसआईपी और गो फॉर लमसम, या लाइक वाइज। या ठीक है, ठीक है। दीनदयाल जी, आप मुझे कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस के बारे में बताएंगे कि आप क्यों किस फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लमसम भी करना है 5 लाख का, और आपको एसआईपी भी शुरू करनी है, जो आपने लिखा है अपने सवाल में। तो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी तो हम समझ पाएंगे कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या होगा। बिल्कुल जी। बताइए। मैं मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ इन फ्यूचर, एंड सेकंडली ठीक फॉर लाइक आफ्टर रिटायरमेंट, लाइक करंटली आई एम इन 40s। ओके, so जी। like currently I'm 43, so like after 15 years or so, like if I'll invest like approx 15,000 per month SIP, so how much I'll get, and I'll go for SIP or I'll go for a lump sum. I can like invest in both way. Yeah. ठीक है, And ठीक है। 10 years, like my perspective is for 10 years again. Yeah. तो मैं काम करती हूँ, देखिए दोनों अहम लक्ष्य हैं आपके, एक तो रिटायरमेंट है, और उसके बाद उससे पहले आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसके बेहतर भविष्य के लिए। तो पढ़ाई लिखाई के लिए क्या 10 साल का समय पकड़ना चाहिए? रिटायरमेंट के लिए क्या आप 12 साल का समय पकड़ के चलेंगे? ऐसा हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों टाइम होराइजन को? बिल्कुल बिल्कुल, 12 इवन 15 ठीक साल है, पढ़ के चलिए हमारा रिटायरमेंट का। Yeah. ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसआईपी आप हर महीना कितना कर सकते हैं सर? Approx 15,000। 15,000 के आप एसआईपी कर सकते हैं। उसके अलावा भी क्या हर साल 5 लाख रुपए लमसम निवेश करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मैं 5 लाख ठीक है। 10 लाख तक के मैं लमसम कर सकता हूँ, लाइक अलॉन्ग विथ ठीक है। 15,000 का एसआईपी। यस।
ऑलराइट, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका और मेरे ख्याल से आपके सवाल से बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रखते हैं। और नितेश, एक तो इनकी इन्वेस्टमेंट शुरू करने की टाइमिंग, ये 43 के हैं और दोनों अहम लक्ष्य इनके ज़िंदगी के इनके सामने हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च है, रिटायरमेंट का भी कॉर्पस इकट्ठा करना है और मोटे तौर पे इसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे वो फिलहाल निर्भर दिखाई दे रहे हैं अपने इस अहम गोल के लिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने सुन लिया है और SIP भी करेंगे और 5 से 10 लाख रुपए लमसम भी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये कह रहे हैं। और साथ ही ये NRI हैं, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब मुझे ये बताइए कि अब किस तरह से इन्हें एक बतौर नॉन रेजिडेंट इंडियन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, इनके लिए क्या नियम हैं जो अलग हो सकते हैं, और दूसरा किस तरह से अपनी SIP बढ़ाए, किस तरह के फ़ंड में। एक जो स्मॉल कैप का है वो तो मेरे ख्याल से आप भी आज रेकमेंड कर रहे हैं बहुत लोगों को शो पर, तो उस पर तो मेरे ख्याल से आप ग्रीन सिग्नल ही दे देंगे। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, बताइएगा। बिल्कुल कविता, जब ये एडिनबरा UK से अपनी क्वेरी भेज रहे हैं तो थैंक यू, आप आज शो में जुड़े। और आपका जो क्वेश्चन है दीनदयाल जी, जैसे आपका 2 गोल, आपके क्रूशियल जो 2 गोल है, इसके लिए आप जो 5 लाख अभी ये मार्केट में लमसम करने जा रहे हो, और मुझे लगता है आप शायद पहली बार निवेश करने जा रहे हो, और मुझे लगता है ये मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट मिड एंड स्मॉल कैप में। तो जब हम बात कर रहे हैं लमसम की, SIP की तरह एक दूसरा तरीका भी है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। शायद जितना SIP पॉपुलर, इतना STP पॉपुलर नहीं हो पाया है, बट जब ऐसे मार्केट आती है, जब मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव हो, जब वैल्यूएशन उसका ज्यादा हो, तब जब आप लमसम डालने जा रहे हो तब उसको STP के माध्यम से डालें। और STP बहुत ही एक सिंपल तरीका है। आप जो भी AMC में निवेश करना चाहते हो, जो भी AMC की इक्विटी स्कीम में निवेश करना चाहते हो, पहले उसकी डेट स्कीम में निवेश कर दीजिए। जैसे कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड कैटेगरी होगी, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और उधर से नेक्स्ट 4 से 6 महीने में धीरे धीरे करके उसमें से पैसे आपके इक्विटी में चले जाएंगे। तो उसका बेनिफिट ये है, क्योंकि अगर सडनली मार्केट ड्रॉप होता है या ये उतार चढ़ाव है, थोड़े स्टेट इलेक्शन भी ड्यू है, तो और कोई कारणों के हिसाब से भी अगर मार्केट गिरता है तो आपको एक एवरेज आउट हो जाएंगे। भले ही आपका लक्ष्य 10 साल है, पर ये 4 से 6 महीने में आप अगर ये 5 लाख को स्प्लिट करते हो, जैसे मैंने बताया STP के माध्यम से, तो वो अच्छा रहेगा। और जब बात आती है NRI इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी जो KYC है वो NRI के हिसाब से होनी चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूँ वो आपने कंप्लाई किया होगा। वो एक बात ध्यान में रखनी है। बाकी जो टैक्सेशन के रूल है इंडिया में, वो आपके लिए भी सेम है। अभी आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स भरना होगा जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, और शॉर्ट टर्म में जो डेट में फंड में आपका होगा, उसमें आपको डेट के हिसाब से, आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, और उसके लिए आपको इधर ऑफकोर्स रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो ये एक कंप्लायंस की पार्ट है, जो कविता ने बताया कि आप में क्या कंप्लायंस अलग हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आप STP करेंगे 5 लाख की, तो मेरा मानना है आप HDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 2.5 लाख रुपए निवेश कीजिए, और वाइटॉक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 2.5 लाख रुपए निवेश कीजिए। ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट कैटेगरी है, और इधर हम लोग इसलिए पार्क कर रहे हैं क्योंकि इधर से हम नेक्स्ट 4-6 महीने में उसको इक्विटी में मूव कर पाए। तो HDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में से आप HDFC मल्टी कैप में निवेश कर सकते हो, और वाइटॉक में से आप वाइटॉक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हो। और आपकी ऑफकोर्स जैसे कविता ने बताया, और हम लोग और भी सजेस्ट कर रहे हैं, जो अच्छा एक परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहां पे आपने ऑलरेडी SIP चालू की है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर आपने अगर ये शो आगे सुना है तो वो कंटिन्यू करते टाइम एक इतना ध्यान रखें कि आपको एक काफी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है स्मॉल एंड मिड कैप में, स्पेसिफिकली नेक्स्ट 2-3 इयर्स, बिकॉज हमको अच्छा खासा रिटर्न दिखा है। तो ये एक चीज के लिए आप प्रिपेयर रहेगा, और उससे घबराएगा नहीं। अगर आप 15,000 की SIP करते हो और 5 लाख का लमसम अभी ये साल कर रहे हो, और मैं पकड़ के चलूं कि आप 10% से ये SIP बढ़ा पाते हो, ठीक है, तो तकरीबन आप 60-70 लाख जमा कर लेंगे। मेरा इधर आपको सजेशन ये रहेगा, अगर पॉसिबल है तो 25,000 की SIP कीजिए और 5 लाख रुपए लमसम डालिए ये साल के लिए, और उसको 10% से एटलीस्ट SIP बढ़ाते रहिए, तो एटलीस्ट आपका 10 साल में 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। तो ये हिसाब से आपका एक जो गोल है वो संतुष्ट हो जाएगा। और उसके साथ जो आप बोल रहे हो कि आप हर साल 5 या 10 लाख लमसम कर पा रहे हो, तो वो 5-10 लाख जब दूसरी बार आप लमसम के लिए आते हो, तब मार्केट का वैल्यूएशन देखे, शो से जुड़े रहिए, और आप वो हिसाब से गाइडेंस लेके ही इन्वेस्ट करिए, बिकॉज एक साथ लमसम डालना शायद बहुत ही एक रिस्की स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी कविता। ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने इनको समझा दिया है, और निवेश की बारीकियां क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी होता है दीनदयाल जी, खासतौर से जब आप शुरुआत ही कर रहे हो। क्या आपको समझ में आया? नितेश की सलाह को लेकर कोई सवाल और पूछना चाहते हैं आप?
नो मैम, थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया सर ने जो बोला, तो थैंक्स जी। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर हेल्प। या ऑल द बेस्ट। और यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल हैं, जस्ट इन केस आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया हो जवाब, तो आप यूट्यूब पर भी शो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हर्ष। हाय, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाय हर्ष, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइएगा अपने बारे में। जी, मैं इस समय अबू धाबी से बोल रहा हूँ, यूएई। ओके ओके, आई एम एन इंजीनियर हियर। अच्छा अच्छा, आई एम जस्ट प्लानिंग टू इन्वेस्ट ए गुड अमाउंट जो कि इंडियन जी। मार्केट में, बिकॉज जी, जी। यूएई में फाइनली देयर विल बी वन डे जब आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। जी, So बिल्कुल। at present, I'm having I can plan about 6 lakhs of SIP monthly. So ठीक है। मेरा टारगेट था कि as soon as I can make a corpus of around 1 crore within mutual funds. I already have some stocks, etc. But in mutual funds only, I wanted to have somewhere around 1 ठीक है। crore as soon as possible. तो प्लान ठीक ये है। है कि वैसे दिस कॉर्पस आई विल नॉट बी यूटिलाइजिंग unless any circumstances changes. So first ठीक है। जो milestone है that is after 5 years when my daughter will be going for education, and then another 5 years when my son will be going for graduation, ठीक है। and then finally for retirement. So if all goes well, I will not be disturbing this corpus. But Okay. at present, I believe I could be quite aggressive investor. तो मैंने अपनी लिस्ट ऑफ फंड्स भेजी हुई है आपको, जिसमें मैं इस समय हाँ, पिक हाँ। कर रहा हूँ। सो हाँ, इफ यू कैन प्लीज आप रिव्यू एंड गाइड मी तो फर्दर। बिल्कुल। तो हर्ष, मुझे एक बात समझनी है आपसे, आपने इन फंड्स में अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है ना? आप सलाह मांग रहे हैं कि ये फंड्स में शुरू करें या नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली मैं ऑलरेडी अराउंड 30+ lakhs इन्वेस्ट कर चुका हूँ इन सिप मोड। 34 लाख आपने, ठीक है। तो SIP अलग है और 1 CR का STP अलग है, क्या ये मैं सही समझ रही हूँ? क्या वो 1 CR को ही आप निवेश करना चाहते हैं, 1-1 लाख रुपए हर फंड के जरिए कर रहे हैं जो? एग्जैक्टली मेरे को पूरा 1 लाख इन्वेस्ट करना है, बट कंसिडरिंग वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट एक्सेट्रा, सो मैं सिप Okay. मोड में कर रहा हूँ 6 lakhs पर मंथ। ओके, गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा आपने ये सारे फंड्स तो अपने पोर्टफोलियो में डाल भी रखे हैं। फिलहाल आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट आपने 34 लाख बता दी है, और पहला गोल आपका 5 साल में है, फिर उसके बाद 10 साल में आपका सेकंड गोल है। इज दैट राइट, जो आप बता रहे थे वेरी अभी? राइट, यस। ठीक है, ठीक है। और राइट हर्ष, कोई कॉर्पस का आइडिया है कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कि जितना इकट्ठा हो जाए उतना अच्छा है, ऐसा सब सोच के चल रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ जितना हो जाए अच्छा है, बट आई वांट कि जिसमें कि कुछ ऐसा कॉर्पस हो जाए कि विच ग्रोज बाय 1 crore एवरी ईयर। सो माय टारगेट इज Okay. अराउंड 5 crore आई थिंक। ओके, ऑलराइट। चलिए, वैसे आपकी सिलेक्शन को लेकर मुझे आपसे ये सवाल ये पूछना था कि आपने जो टॉप की AMCs है उसमें से केवल एक ही का नाम मैं देख सकती हूँ, SBI कॉन्ट्रा, और बाकी जो टॉप 5 में आती है उनमें से किसी का भी नाम नहीं है, कोई खास वजह? एक्चुअली मैंने स्टार्टेड 3 months बैक, उस टाइम पे क्वांट का नाम बहुत अच्छा था, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज 2 मेन फंड्स बाय हाँ क्वांट। बिल्कुल, एक मोमेंटम है, बैलेंस्ड है, SBI कॉन्ट्रा है, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज भी है, फ्लेक्सी कैप GM का है, और भाई 22FOF है। चलिए ठीक है, आपने खुद ही रिसर्च वर्क की है, मैं बोल सकती हूँ, राइट हर्ष? वेरी ट्रू। ओके, नितेश, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, वैसे तो AMCs जो इन्होंने सिलेक्ट की है नितेश, वो बुरी नहीं है, ठीक है। कंसर्न बस इतना है कि अमूमन हम जिस तरह के पोर्टफोलियो को शो में लेकर आते हैं उसमें टॉप 5 AMCs ही लोग ज़्यादा निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने चुनाव मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस की बेसिस पे किया है, और जो भी फंड्स इन्होंने लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में का अच्छे खासे जोखिम के साथ है, और बोल भी रहे हैं कि खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और एक समय तक ही निवेश करेंगे, उसके बाद ये नहीं करेंगे, और गोल्स को लेकर भी क्लैरिटी है। तो अगर इतनी क्लैरिटी है तो क्या मैं इतना जोखिम उठा सकती हूँ? रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जानने के बावजूद भी क्या इस तरह का पोर्टफोलियो में रिस्क क्या अत्यधिक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता, जैसे आपने बताया कि नॉर्मली काफ़ी डिफरेंट पोर्टफोलियो देखने को मिला है, जैसे आपने बोला
एसबीआई, फ्रैंकलिन और भारत 22 जो आईसीआईसीआई से है, तो ये 3 आप मान सकते हो कि थोड़ी वेल नोन है, और बाकी थोड़ी न्यू एएमसी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बड़ा अभी तक नहीं है। जब आप रिस्क की बात करते हो तो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना पड़ेगा। कौन सी एएमसी में निवेश कर रहे हो, उसकी ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, उसका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पहले तो एएमसी का हिस्ट्री एंड ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बाद फंड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सिर्फ मैं बोलूंगा क्वांटिटेटिव टर्म्स विच इज आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस, जो रिटर्न का डेटा है, उसके साथ आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी कविता जोड़ना चाहिए। जब हम फंड्स की रिसर्च करते हैं तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को जोड़ते हो, उसके बाद आपका डिसीजन लिया जाता है कि आपको ये एएमसी में और कितनी एएमसी में कितना परसेंटेज एलोकेशन करना है, और फाइनली कौन सी कैटेगरी में कितना एलोकेशन जाना चाहिए। तो एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है एएमसी वाइज और हो जाता है कैटेगरी वाइज। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अभी जब आपका एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में देख रहा हूं तो क्वांट के आपने 2 फंड सिलेक्ट करके रखे हैं। आपका एसआईपी का अमाउंट भी काफी मटीरियल है। मैं इधर आपको बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा एक्सपोजर कोई भी एक एएमसी में ना ले, क्वांट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक एएमसी, आप बड़े टॉप 5 एएमसी में तो एक 15-20% से ज्यादा आप एक्सपोजर ना ले तो एटलीस्ट 5 एएमसी में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर मैं 100% कॉर्पस की बात कर रहा हूँ। अभी आता हूं मैं आपके पोर्टफोलियो पे, तो मैं मानना चाहूंगा क्वांट मोमेंटम, जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी एज नेम सजेस्ट, एक थीमेटिक कैटेगरी है जो पास्ट में जो हिसाब से चला है मार्केट, वो हिसाब से मोमेंटम पकड़ते हुए जाती है, विच इज वन ऑफ द वेरी नॉर्मल फंक्शन ऑफ मोमेंटम। उसको आप फिलहाल रोक दीजिए। क्वांट बैलेंस को भी ना बोलूंगा मैं आपको, इसकी जगह पे आप क्वांट का ही एक क्वांटामेंटल फंड ले लीजिए। एक बहुत ही यूनिक फंड है जो लार्ज कैप में मोमेंटम स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ यूज करता है, पर मोमेंटम से उसमें रिस्क कम है बिकॉज ये लार्ज कैप ओरिएंटेड चर्निंग होता है इसमें। तो क्वांट आप क्वांट की फंड चूज कीजिए, पर क्वांट क्वांटामेंटल में एसबीआई कॉन्ट्रा कंटिन्यू कीजिए, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी सब आप एएमसी कंटिन्यू करें जो आप कर रहे हो। पर एक जेएम फ्लेक्सी कैप में भी मुझे लग रहा है इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसमें भी आप जरा रुख कर लीजिए कि आपको उसमें कंटिन्यू रहना है कि नहीं। भारत 22 एफओएफ काइंड ऑफ अ पैसिव आपने एक सिलेक्ट करके रखा है, उसमें भी पीएसयू में काफी अच्छी रैली हुई, इसलिए अच्छा रिटर्न दिख रहा है, पर सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ऐड किया है। तो इधर भी आपको एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि उसको वापस रिविजिट कीजिए। अब आता हूं अमाउंट पे। अगर आप 6 लाख रुपए की एसआईपी करते हो और अगर 5 साल में आपका फर्स्ट लक्ष्य है, तो ये मान के चलिए कि वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है। आपको 5 साल से ऊपर जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 6-7 साल का लक्ष्य लेके आना चाहिए। तो अगर 5 साल वाला ही अगर गोल है तो इसमें थोड़ा आपको डेट और थोड़ा आपको हाइब्रिड कैटेगरी भी ऐड करना चाहिए। जो आपने एक किया है उसकी जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा आप आईसीआईसीआई बैलेंस्ड आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए, जो एक डायनामिक एसेट एलोकेशन है। 5.5 साल में कविता तकरीबन 5 करोड़ जमा कर सकते हैं। अगर 10 साल तक ये कंटिन्यू रहता है, उनका जो 6 लाख का एसआईपी है और अभी जो 34 लाख डाला है, वो तकरीबन कॉर्पस उनका बन सकता है 14.5 करोड़ अगर 10 साल रहा, और 15 साल में ये 30 करोड़ तक कॉर्पस पहुंच सकता है। अगर हमने 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पकड़ के एक अजम्पशन लिया है तो ये पॉसिबिलिटी है कविता। और राइट हर्ष, काफ़ी आसान भाषा में हर्ष ने आपको रिस्क फैक्टर्स जो हैं बताए हैं, और अगर आप इतना जोखिम उठाना भी चाहते हैं तब भी आपके पास क्या विकल्प हैं ये भी समझाया है नितेश ने। मुझे और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको कुछ और पूछना है नितेश को? नहीं, मोस्टली क्वेश्चन मेरे आंसर हो गए हैं, लेकिन मेरे को एक और एडवाइस चाहिए थी, क्योंकि अभी जैसे मैं सोचता हूँ कि आई कैन टेक रिस्क इन फ्यूचर, आई मे बी सम सर्कमस्टांसेस चेंजेस, और तब मैं थोड़ा सेफ इसमें जाना चाहूँगा, सेफ फंड्स में। सो एट दैट टाइम मे बी डाउन द लाइन 5 years or 8 years, even if I don't disturb this corpus, then I can definitely switch in some more less aggressive funds. Right? That I can do any time. जी बिल्कुल, वो जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ज़रूरी हो जाएगा कि आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में चले जाएं या ओवरऑल डेट में चले जाएं। मेरे ख्याल से वो एक पहलू भी शायद नितेश ने जवाब में शामिल किया है। लेकिन नितेश, एग्जैक्टली इनके लक्ष्य के बहुत करीब आने पर इनको ये करना चाहिए, राइट? बिल्कुल कविता, पर उनका एक लक्ष्य जो पहला उन्होंने बताया जो 5 साल के बाद ही ड्यू है, जो आज से मेरे पास 5 साल है। और कविता, जब मैं 5 साल की एसआईपी करता हूं, मतलब मेरा एवरेज ड्यूरेशन मार्केट में सिर्फ 2.5 साल हुआ, क्योंकि आज मैं पहला एसआईपी इन्वेस्ट करता हूं, वही सिर्फ 5 साल तक निवेश रहेगा। जो मेरा 60th मंथ में, मतलब जो 60वें महीने में मैंने इन्वेस्ट किया है, उसको 1 महीना इन्वेस्टेड रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भले ही 5 साल का लक्ष्य है, पर फिर भी थोड़ा एक
हाइब्रिड फ्लेवर चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इधर ये था। ऑफ कोर्स एग्जिट मैटर्स द मोस्ट, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पर आपको जब गोल अचीव करते टाइम आपको पैसा चाहिए और तब उसको कैसे वॉलेटिलिटी रिड्यूस करें, जो कविता ने बिल्कुल बराबर एकदम कंप्लीटली अग्री विद द कविता। क्या उसको आप डेट में भी मूव कर सकते हो और एकदम कंजर्वेटिव हाइब्रिड में भी मूव कर सकते हो, पर इवन अगर सिर्फ 5 साल का जो आपका फर्स्ट गोल ड्यू है उसके लिए भी आपको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपना सवाल हमसे पूछा। उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ छूट गया हो जवाब में सुनना तो आप YouTube पर सुन सकते हैं। नितेश, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन झटपट लौटते हैं और उसके बाद दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही सोने में अब किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, खरीदने को लेकर कीमतें कितने आपके फेवर में है, कितना फ़ायदा हो सकता है, इस पर भी लंबी चर्चा करनी है। जी चंद्रशेखर हमारे आज के एक्सपर्ट हैं जो जुड़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कुछ दर्शकों के पोर्टफोलियो वाले सवाल और फिर सोने पर चर्चा। ब्रेक के बाद।